बेटा लास्ट हमारी बात हुई थी, ये कुछ पर्याय हम लोग शायद देख रहे थे, और ये कि पाचन क्रम में अग्नियों का क्या क्रम है। तो यहां से मेरे ख्याल से बात हुई थी, करेक्ट है? ठीक, देखिए। तो फर्स्ट कह रहे हैं, बेटा माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है? हम्म, शायद कहने ऊपर से रह गया है थोड़ा। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा ले लेता हूँ मैं शुरुआत से, अगर रह भी गया तो देख लो। तो ऊर्ध्वगुद का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है। ऊर्ध्वगुद रोग, इसका वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है। आपको बताया होगा ऊर्ध्वगुद रोग का वर्णन, जल्दी बोलते चले आप, सब पढ़ा हुआ है आपका। ऊर्ध्वगुद रोग का वर्णन मतलब कहाँ मिलता है संहिताओं, किसको हुआ था रोग ये? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को हुआ था, है सम्राट ना? अशोक। ठीक है। सबसे प्राचीन संहिता है शारपाणी संहिता, सबसे बड़ी संहिता है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता, शारपाणी संहिता, गोरख संहिता, सब में एक एक लाख श्लोक है, वो भी आपको पता है। लेकिन सबसे प्राचीन तो शारपाणी संहिता है और सबसे बड़ी ब्रह्म संहिता कह रहे हैं। चिकित्सा में विषयों के उपयोग का वर्णन सबसे पहले वाग्भट में आया। आयुर्वेद पंचानन कहा गया पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को, जेपी शुक्ल। आयुर्वेद पंचानन अर्वाचीन काल की अंतिम संहिता है, मतलब आज के समय की कह लो आपकी अंतिम जो संहिता लिखी गई थी वो आयुर्वेद विज्ञान है, इसके बाद संहिताएं नहीं है। अष्टांग संग्रहकार रस वृद्धि से श्लेष्म विकारों की और रक्त वृद्धि से पैतृक विकारों की उत्पत्ति मानते हैं, है ना? देखते हैं। तो अष्टांग संग्रह, वहां ऐसा लिखा है कि रस जब बढ़ता है तो श्लेष्मज विकार होता है और रक्त के बढ़ने से पैतृक विकार होता है। नॉर्मल है। आचार्य वाग्भट धातुओं में विशिष्ट दोषों की उत्पत्ति मानते हैं। आपने आश्रय आश्रय भाव संबंध जैसे पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्या होता है इसके अंदर? तो आचार्य वाग्भट ने दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार अस्थि में वायु दोष की प्रधानता होती है, रक्त और स्वेद में पित्त की प्रधानता होती है, रक्त और स्वेद। वो कह रहे हैं बाकी सारी धातुओं में कफ रहता है, और इन सब में ना आपस में आश्रय आश्रय भाव संबंध है। इसका मतलब ये है कि अस्थि जो है ना वो आश्रय है, और इसका आश्रय है वायु, कि वायु रहती है इसके अंदर, है ना? रक्त और स्वेद के अंदर पित्त रहता है। तो इनमें ऐसा होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए लॉजिकली। जैसे अगर रक्त और श्वेत बढ़ रहे हैं तो पित्त भी बढ़ेगा, या पित्त बढ़ रहा है तो रक्त और श्वेत भी बढ़ेंगे शरीर के अंदर। लेकिन बाकी सब जगह ये बात ठीक है। अस्थि और वायु ये दोनों इस नियम का अपवाद है। जब जब वायु बढ़ती है तो अस्थि का क्षय होता है, जैसे ओल्ड एज के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस हम व्याधि की बात करते हैं, संधिवात, है ना? कि उम्र बढ़ी, शरीर में वात भी बढ़ रहा है नेचुरली। आप जानते हो किसी भी क्रिया की शुरुआत कफ के साथ, मध्य पित्त के साथ और अंत वात के साथ। तो ओल्ड एज जब वात बढ़ेगा तब वहां पे अस्थि का क्षय होता है। नेक्स्ट देखोगे, स्वर्णद्वीप शब्द आया है, तो मलेशिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया स्वर्णद्वीप। और रत्नद्वीप शब्द आया श्रीलंका के लिए, है ना? रत्नों का कह लो पूरा देश था श्रीलंका, रत्नद्वीप। और स्वर्णद्वीप मलेशिया के लिए। चाय के लिए श्यामपर्णी शब्द का प्रयोग किया गया है। श्यामपर्णी कहाँ पर? आयुर्वेद विज्ञानम में। राइटर बोलो, आयुर्वेद विज्ञान के राइटर कौन है? लाल सेन। विनोद विनोद लाल लाल सेन। सेन। ठीक है। विनोद लाल सेन। पाचन क्रम में अग्नियों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले जठराग्नि काम करती है, इसको प्रधान अग्नि कहा जाता है, जठराग्नि। इसके बाद भूताग्नि, और उसके बाद धात्वाग्नि। आप ये भी जानते हो कि धात्वाग्नि जब मांद्य होता है, कम होती है, तब शरीर में धातुओं की, बोलो, वृद्धि होती है। वृद्धि वृद्धि। होती है। वृद्धि ठीक है। होती है। तो धात्वाग्नि मंद होगी तो धातुओं की वृद्धि होगी, वो धातुएं अच्छी नहीं होंगी, आम धातु होंगी, लेकिन होगी वृद्धि। प्लस इन सारी अग्नियों में प्रधान अग्नि कौन सी है? जठराग्नि प्रधान है, बाकी सभी का पोषण वो ही करती है। तो क्रम याद रखना, भूताग्नि धात्वाग्नि का स्थान तो वो है हमारे यकृत में, यकृत में रहती है धातुअग्नि भूताग्नि। आगे चलोगे, वात का प्राकृत रस और वर्ण है, तो कषाय रस है, अव्यक्त वर्ण है, या कह रहे हैं श्याव वर्ण है, नॉर्मल बात है। पित्त का प्राकृत रस कटु है और पीत वर्ण है, कफ का मधुर है और श्वेत वर्ण है, नॉर्मल चीजें हैं। वात जब विकृत हो जाता है तो कटु रस वाला हो जाता है, तो कषाय था ओरिजिनली, कटु हो जाएगा। पित्त, अम्ल पित्त की हम बात करते हैं कि वो अम्लीय भाव को प्राप्त कर जाता है, खट्टा हो जाता है पित्त, है ना? एसिडिटी जो हो जाती है, तो कटु होता है, फिर अम्ल हो जाता है। कफ की बात करें, मधुर था, वो लवण हो जाता है, कफ ये लवण हो जाता है। आगे देखेंगे, त्रिफला के पर्याय हैं फलत्रिक, वरा, श्रेष्ठा और उत्तमा। ध्यान से देख लेना। फलत्रिक, यही बता देता हूँ, देखो दो क्वाथ आते हैं, एक आता है फलत्रिक आदि क्वाथ, ठीक है, या फलत्रिक आदि क्वाथ या त्रिफला आदि क्वाथ, जो भी कहना चाहो। एक और ऐसा ही मिलता है,
एक चरक का है और एक शारंगधर का है। हाँ, जो चरक वाला है वो कहाँ इस्तेमाल होता है बोलो? प्रमेय। प्रमेय के अंदर। प्रमेय में। और वाग्भट वाला मतलब शारंगधर वाला? षडांग पांडु। पांडु कामला के अंदर। पांडु में। ठीक है, पांडु कामला के अंदर, तो वो याद रखोगे। दूसरा, यहाँ कुछ पर्याय देख पा रहे हो, जैसे वरा, तो वरा त्रिफला होता है, जबकि वरी शतावरी। 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 ठीक है, बाकी श्रेष्ठा, उत्तमा, ये पर्याय भी देख रहे हो। अच्छा, लास्ट टाइम हम एक पर्याय की बात कर रहे थे, वो कुछ गुणागना था, क्या था वो? गुण वल्लभा अति विशाल। गुण वल्लभ अति विशाल, नंदिनी ने बताया था ना। तो ऐसे पर्याय मैंने विडंग का आपसे बताया था, तो आज मैं देख रहा था, तो उसका कुछ वो है, क्रमिघ्न है ना, ऐसा कुछ पर्याय है उसका, आप देखोगे जंतुघ्न। क्रमिघ्न। हाँ, जंतुघ्न क्रमिघ्न, तो वो इसलिए पर्याय उसके हैं, है ना। और अतिविषय का गुण प्रिया तो है, गुण वल्लभ भी है क्या, वो देख लेना ना। गुण प्रिया है उसका जो है, तो जस्ट अपोजिट बातें हो गई। अतिविषय प्रिय है गुण को, है ना, गुण यानी कृमि को प्रिय है, तो शायद गुण प्रिया पर्याय है मेरे ख्याल से उसका। और ये जो होता है विड़न, ये कृमियों को, छोटी छोटी चीजों को, जो कीट पतंगे होते हैं उनको दूर रखता है। ठीक है, तो ये जंतुघ्न कहा गया। अमोघ इसका एक पर्याय होता है, अमोघा भी कहता है। आगे देखोगे, नंदिनी देख रही है, देख के बता देगी अभी, ठीक है, चलो। तो अमृत, अमृत संभवा, ये किसका पर्याय है? तो अमृता का पर्याय है। अमृत संभवा, अमृता का पर्याय गुरुचि का, धन्वंतरि निघंटु में आया। बाकी अमृत जो हम कहते हैं वो किसके लिए कहते हैं? वत्स। वत्सनाभ। और हाँ, और अमृता भी गुरुचि है ना, वो तो है गुरुचि लिखा है। विष। ठीक है। कभी विपली पर्याय है अपामार्ग का, बिल्कुल ध्यान रखोगे। रक्तार्स की चिकित्सा में बताया है, रक्तार शारंगधर ने। कभी पिपली याद रखेंगे, अपामार्ग मतलब रक्तार्स की चिकित्सा में। ग्रहणी हर पर्याय है लवंग का। लवंग ग्रहणी हर, है ना, कि प्रेम में अक्सर घर छूट जाता है, राधा चली गई कृष्ण भगवान के पास। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, लवंग तो ग्रहणी हर, ग्रह घर दूर हो गया, ऐसे याद कर लो। CHF तो हार्ट फेलियर है, चाहे CCF हो चाहे CHF हो, एक ही बात है। कार्डियक मसल वीक हो जाए, है ना, तो उसमें क्या यूज करते हैं? करवीर और डिजिटेलिस। आप याद रखोगे सीधा, करवीर और डिजिटेलिस। संजू, कुछ कहना है? ठीक है, दो तीन बार माइक ओपन हुआ, मुझे लगा गलती से मैं बंद कर दे रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो CHF में प्रयोग करते हैं करवीर और डिजिटेलिस का। ठीक है, नीचे वही लिखा है, CSF CCF, बात एक ही है, कार्डियक फेलियर। तो करवीर डिजिटेलिस याद रखोगे। IHT, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जब हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती ब्लड की, है ना, तो वहां क्या यूज करता है? तो अर्जुन और अमृत कलश। तो ये कह लो ISD मतलब जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई मान लो, है ना, कि वहाँ जो हार्ट मसल है, जो मायोकार्डियम है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो वहां तो अर्जुन अमृत कलश। मेरा तरीका ये भी था कि आ से ISD, मतलब लिखते हैं जब हिंदी में आ, आई ऐसे लिखोगे ना, आई को, तो आ से शुरू करते हैं, तो आंसर जो है आ वाले, अर्जुन हो चाहे अमृत कलश हो, दोनों ISD के रेफरेंस में, जहां मसल वीकनेस है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहां वहां पे कर्वे डिजिटालिस। आगे देखिए, हाइपरलिपिडीमिया में प्रयोग करते हैं लहसुन का। लहसुन हाइपरलिपिडीमिया, अक्सर लोगों को देखा होगा लहसुन शीरपाक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शीरपाक में नॉर्मली क्या रेशियो होता है? द्रव्य, जल, दुग्ध और जल। चलो आप बताओ क्या रेशियो होता है द्रव्य, दुग्ध और जल? 1:6:16 नहीं, 1832। 1:8:32। वो तो स्नेह पाक का था ना सर। तो क्या होता है फिर? सर इसका 1:4:16। 1:4:16, बोलो भाई। हाँ जी सर। ऐसा ही है, देखो पहले वाला तो मुझे भी इतना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो यादव जी ने बताया उस पर मैं श्योर हूँ। तो बाद में उन्होंने क्या बता दिया है, क्या रखना चाहिए रेशियो, वो बता दो आप में, जो मुझे भी याद है, जहाँ मैं बात कर सकूँ। 1:15:15। 1:15:15। 1:15. हाँ, तो पहले वाला चेक कर लो अगर नहीं याद है आपको, क्योंकि पढ़ चुके हो आप लोग। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि यही वाला प्रैक्टिकली याद रखते हैं कि दोनों चीजें बराबर मात्रा में, और जो द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं वो एक भाग। तो चेक करके बताओ जरा। ठीक है नंदिनी, पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें कुछ सर, अलग मिला? गुण प्रिया दंती होता है, गुण वल्लभा अति विशाल होता है। फिर से बोल दो एक बार, सब लिख लेंगे। गुण प्रिया दंती होता है। गुण प्रिया दंती है, ठीक है। ये और सर। गुण वल्लभा अति विशाल। गुण वल्लभा अति विशाल, ठीक है। और इसका विडंक का जंतुघ्न है ना, क्रमिक में। क्रमिक, ठीक है।
तो क्रमिक नुस्खा है, तो लिख लेंगे आप लोग। बाकी ये वाला और देख के बताओ, कोई एक 15-15। सर क्षीर एक पाक, आठ क्षीर पाक 1832 है और स्नेह पाक 1416। अच्छा, तो मतलब कि 1832 करना है हमें कुल मिला के यहाँ, यही बात है, करेक्ट? हाँ जी सर। ठीक है, तो बेटा 1:8:32 है शीरपाक का नॉर्मल रेशियो जो है, लेकिन जो यादव जी ने बताया प्रैक्टिकल वो 1:15:15 है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया में लहसुन प्रयोग करते हैं। श्रेष्ठ वायु कौन सी है? तो आचार्य चरक और वाग्भट की प्राणवायु श्रेष्ठ है। इसके आश्रित हमारा, बोलो, जीवन होता है। जीवन जीवन है। होता है। आचार्य सुश्रुत की श्रेष्ठ वायु उदान वायु, इसके आश्रित बल। बल। बल होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं रंजक पित्त। तो रंजक पित्त का स्थान कहाँ है? तो आमाशय में बताया आचार्य वाग्भट ने, हृदय में बताया आचार्य शारंगधर ने, और यकृत प्लीहा में सुश्रुत ने। अगर जनरल आपसे पूछा जाए तो यकृत प्लीहा ही आंसर लगाना है, ठीक है? इसके अलावा वाग्भट का जैसे कभी पूछ सकता है, याद रखोगे आमाशय के अंदर है। शारंगधर का शारंगधर नहीं। ने स्थान यकृत बताया और उसका रंजन हाँ, हृदय में होता है। ठीक है ना? तो यही बात है कि शारंगधर का जो है स्थान इन्होंने यकृत बताया है सुश्रुत की तरह, यकृत प्लीहा था उनका, इनका सिर्फ यकृत है। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है इसको कर लो सही, कि रस का रंजन कहाँ होता है। ठीक है, तो रस का रंजन होता है हृदय के अंदर। बाकी मेन आपको स्थान यकृत प्लीहा याद रखना है, वाग्भट ने आमाशय बताया, ऐसे याद रखोगे। शारंगधर का यकृत। आगे चलिए। हृदय रोग का कारण है रस की तुष्टि, और शिरो रोग का कारण है रक्त दृष्टि। रक्त। रक्त तुष्टि। ठीक है। ऋतुकाल में शरीर का भार बढ़ता है। ठीक है, ऋतुकाल, तो इसमें शरीर का भार बढ़ता है। ऋतुकाल मतलब वो समय है जब प्रेगनेंसी की संभावना है, ठीक है ना, वो जो पूरा एज है। उल्वक रोग की तुलना कर सकते हैं एस्पिरेशनल निमोनिया के साथ। तो बच्चों में उल्वक एक कंडीशन डेवलप हो जाती है कि जन्म के समय जो कफ है, म्यूकस, उसको निकल गए, है ना, तो वो एस्पिरेशन निमोनिया के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, किस दुग्ध के पीने से ये रोग हो जाता है? किस उत्फुल्ली का? घन दुग्ध के पीने से। घन दुग्ध पीने से। घन दुग्ध पीने से। और क्षार दुग्ध पीने से क्या हो जाता है? नेत्र रोग। नेत्र रोग। चलो बताओ मुझे, स्तन्य दृष्टि कितने प्रकार की है टोटल? हाँ। हारित में 5 और मन 8 होते हैं। ठीक है, हरित 5, बाकी 8 पढ़ते हैं हम लोग, सुश्रुत की भी। और 8 में वात से, पित्त से, कफ से कितनी कितनी दृष्टि है ना, बोल दो एटलीस्ट। वात से 3, वात से पित्त से 3, 2, कफ पित्त से से। 3। ठीक है, वात की 3, पित्त की 2, कफ की 3, है ना, 3 3 6 तो 8। ठीक है। बताओ मुझे कि हृदय रोग किस गुरुदु। गुरु गुरु दुग्ध दुख पीने पीने से से। हृदय रोग, क्रश हो जाता है बालक, कौन सा दुख पीने से? क्रश कौन सा दुख, अच्छा किस माह में क्रशता होती है, चलो वो तो बताओ पहले। प्रेगनेंसी में महिला किस माह में क्रश हो जाती है? फिफ्थ। 5th माह से। फिफ्थ। ठीक है, चलो अब बताओ कौन सा दुख पीने से क्रशता हो जाती है? सर कफ की दृष्टि से। कफ से नहीं होती है, वात में है, बोलो। बीरस बीरस दूध पीने से। वैरस्यम, है ना? अब वो ये वैरस्य ही है। और बलहरास, ये किस दुग्ध के पीने से होता है? रुक्ष रुक्ष बल। रूक्ष दुग्ध के पीने से। ठीक है। पांडु कामला किस दुग्ध के पीने से होता है? बोलो, याद है आप लोगों को, सब बता रहे हो। दुर्गंधित, है ना, नाम ही है दुर्गंधित। दो दुर्गंधित। दो चीजें मिलती है, ठीक है, तो याद रखोगे दुर्गंधित, ये पैथिक वाली कंडीशन है। खैर, जिन्होंने नहीं पढ़ा बाद में पढ़ोगे, फिलहाल जिनको याद है वो रिवाइज करते चलो तेजी के साथ। आगे चलेंगे। उल्वा क्या है, कह रहे हैं वर्निक्स कैसी हो, है ना, कि याद ही रखो फिलहाल, तो चलो पीडीएम में ही बात करेंगे। आगे चलते हैं। त्रिविध परीक्षा वर्णित है चरक और भाव प्रकाश के अंदर, है ना, वाग्भट में भी है। चरक में क्या है, बोलो। दर्शन, प्रश्न, स्पर्श। ठीक है, तो चरक डीपीएस में पढ़ते थे, और भाव प्रकाश और वाग्भट उनकी है डीएसपी। डीएसपी। ठीक है, तो डीपीएस और डीएसपी। षड्विध परीक्षा सुश्रुत, तो पंच इंद्रियों द्वारा परीक्षा, और छठी बोलो। प्रश्न। 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 ठीक है, बोलते रहा करो बेटा, मैं बार बार कहता प्रश्न। हूँ, जिसको याद है वो बोलेगा ही, जिसको नहीं याद है वो बहाने बनाएगा कि अरे ये बोल रहा है ऐसा। बोलते रहा करो, सोचा नहीं करो, आता है तो बोलो। तो षड्विध परीक्षा है सुश्रुत के अंदर, है ना, तो पंच इंद्रियों के द्वारा और प्रश्न के द्वारा। अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर, सुना दो पूरा श्लोक। नाड़ी मूत्र मलम नाड़ी जीवा शब्द मंत्र। स्पर्श आकृति। अच्छी बात है। नाड़ी मूत्रम मलम जीवा, शब्द स्पर्श द्रग आकृति। ठीक है, आगे चलेंगे।
दशविध परीक्षा वर्णित है चरक में, तो इसको तो क्या बोलोगे, 10 चीजें हैं ये भी, देखेंगे इसको। दशविध परीक्षा चरक के अंदर है। चतुर्थ परीक्षा भाव प्रकाश, ये बोल दो। नेत्र नाड़ी मूत्र नेत्र जीवा। नाड़ी मूत्र जीवा। नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा, ठीक है। नेत्र नाड़ी मूत्र और जीवा। आगे चलेंगे। तेल बिंदु परीक्षण योगदान है आचार्य योग रत्नाकर का। तो तेल बिंदु परीक्षा इन्होंने दिया, आपको लेक्चर दिए थे इसके मैंने बीच में पढ़ने के लिए एक दिन। बताओ मुझे कि अगर एक मिनट, हाँ, मूत्र बिंदु जो है, तेल तेल बिंदु जो है मूत्र पर डूब जाता है, मतलब बैठ जाता है, तो ये अच्छा लक्षण है या अच्छा लक्षण नहीं है? नहीं है। असाध्य। है ना, रोग तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और अगर उत्तर दिशा की ओर चला जाए, तब जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा ना, उत्तर जनरली है। वही सवाल आया उत्तर दिशा वाला। तो याद रखोगे, तेल बिंदु परीक्षण योगदान है योग रत्नाकर का। बाकी इनकी कुछ चीजें थी कि जो व्रंगज व्रण है, वो एक सवाल आता है, इनसे क्या समझना चाहिए? फिर बोलो। अंक। फ्रंग के व्रण है ना। फिर अंग। आगे देखेंगे। रोगा सर्वे अभी मंदाग्नो कथन है आचार्य वाग्भट का। इन्होंने कहा है सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं, सभी रोग कुपित हुए मलों से होते हैं, है ना, ध्यान आ रहा होगा। सभी रोग उदीर्ण हुए वेगों को धारण करने से और वेगों को जबरदस्ती प्रवृत्त कराने से होते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट इनके मिलते हैं वाग्भट के, तीनों आप याद रखोगे। ना वेगान धारणी अध्याय नए बच्चों ने भी पढ़े होंगे, सबको बताऊंगा। नए लोगों से एक सवाल कर लेता हूँ, चलो मैं। मोहिनी, मोहिनी, Yes, अंग भंग कहाँ मिलता yes, है sir. आचार्य वाग्भट के अनुसार? किस वेग धारण में अंग भंग? मोहिनी नहीं तो मृदुलिका। नहीं। हिमानी। बस मूत्र। और भी है, 3 जगह पढ़ा है। अनीता। शुदा। हम्म। शुक्र। ठीक है ना, तो इन 3 जगहों पर मिलता है। बेटा पढ़ नहीं रहे हो जो लोग, नहीं जवाब दे रहे, ध्यान दो। मैंने कल भी कहा था कि इस वाग्भट से एक ही पॉइंट पूछा जाता है, बस वो वाला जो आपको बताया था, बाकी सब चरक के याद करने को कहे थे, ठीक है। देखेंगे आगे। तो त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन किया आचार्य चरक ने, और षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने। लगे हाथ ये भी बता दो कि चरक ने कहा किया और सुश्रुत ने कहा किया। सत्रह में सुश्रुत ने चरक सूत्र में। 21 में। सूत्र 21। ठीक है, तो सुश्रुत। 17 ने और 17। ठीक है, तो 17, है ना, तो 17 और 21, इन दोनों में तो याद रखोगे, ठीक है। त्रिविध क्रियाकाल, संशोधन, सॉरी, संचय प्रकोप प्रशमन कब हो जाता है नेचुरली, तो बोल दोगे। अ, कब कराना चाहिए संशोधन, बस वो बोल दो मुझे। उन ऋतुओं में, अगहन, श्रवण में, उनमें पूछना चाह रहा हूँ, समझ गए ना कौन सा वर्ड पूछ रहा हूँ? वात पित्त कफ के लिए क्रमशः कौन बताएगा, वात पित्त कफ? सर फिर एस ए से सी एस बोलना के सी। क्वेश्चन। अच्छी बात है ना, SAC और SKC किसका है, ये बोल दो। एस के सी वाग्भट एस ए सी चरक। ठीक है बेटा, तो SKC ये वाग्भट का है, श्रवण कार्तिक और चैत्र, है ना। और श्रवण अगन चैत्र जो है ये बाकी आचार्यों का है, तो चरक शिशु सबका आप फॉलो कर सकते हो। आगे देखेंगे। बाकी भी याद ही होगा वो कि हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, ये कफ के लिए आचार्य चरक। और वाग्भट की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया, हेमंत की जगह शिशिर कर दिया, है ना। बाकी सब भी इसी तरह। ठीक है बेटा, बाकी सब भी सिंपल है, उनको याद रखोगे। आगे चलिए। रोगा सर्वमंदग्नो, अच्छा, षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत का आ गया। षड्विध क्रियाकाल, चलो इसकी बात करते हैं, मुझे लगता है भूल गए होगे। पहला तो यह है षड्विध क्रियाकाल चिकित्सा करने का टाइम है, ठीक है ना। तो नंदिनी, वात का संचय प्रकोप प्रशमन, संचय प्रकोप प्रसर, माफ करें, तीनों बता दोगे। नंदिनी। स्तब्ध कोष्ठ पूर्णता संचय में। तोद प्रकोप में और प्रसम में विमार्ग गमन। फिर मार्कमन, ठीक है, तो लिख लोगे अगर नहीं पता आपको, ये जरूरी चीजें हैं। तो शुरू में है वात का संचय, तो उसमें बता रहे हैं स्तब्धता हो जाती है मेरी, स्तब्धपूर्ण कोष्ठ है। फिर उसके अंदर प्रकोप आता है, सेकंड पॉइंट, तो वहां पर क्या, आधमन, ये था नंदिनी। अटो। तोद और अटो। तोद और आटो, अच्छा, तोद और आटो। और प्रसर के अंदर, प्रसर बोलो। विमार्ग गमन। फिर मार्गमन और आटो, ऐसे ही है, ठीक है। कोष्ठ तोद संचरण नहीं था सर प्रकोप में। अटोप तो कफ वाली।
चलो एक तो मैं मिनट में गलत चेक बता रहा ही हूँ। कर। नहीं ठीक है, बिल्कुल जिसको याद है अच्छी बात है, मैं देखना चाह रहा हूँ ये किसको याद है, क्योंकि जरूरी बातें हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, है ना। तो वात के बता दिए, चलो पित्त के बताओगे। पित्त में क्या होता है? संचय, प्रकोप, प्रसरण। पीत संचय। भास्ता मंदोष्मता। और पित्ताभाषा पीत, धातुओं में मंदस्मिता संचय। देखो जिनको परिधान। नहीं याद है बेटा लिखते रहना, पीत आभासता मंदोष्मता, बहुत तेजी के साथ, पीत आभासता मंदोष्मता, संचय। प्रकोप में लिका पिपासा परिधान। अंबिका अम्लिका विपाशा पिपासा परिदाह। परिदाह। ठीक है, पिपासा परिदहा। तो प्रसन्न देख, परिदाह धूमायन। तीसरे में क्या बता रहे हो? प्रसरण फिर से बोलो। ओष जोश परिदाह। ओश चोश परिदाह। ओश चोश परिदाह। धूमयायन। धुमायन, मायन। है ना, मुख से धुआं निकलने की प्रतीति, रोज ज्यादा बढ़ गए। तीसरा कफ का आता है, कफ में बोलोगे शुरुआत में संचय। गणम गौरवम आलस्य। ठीक है। अंगानाम गौरवम अलस्य च कारणम चेयकार। विद्वेष। और जिन दोषों की वजह से होता है उनसे द्वेष होना, ये कहाँ मिलता है? कफ के संचय, प्रकोप या प्रसर में? ये संचय में। हम्म। संचय में। प्रकोप संचय कारणम में, च विद्वेष। ठीक है। और संचय में सर, कारणम च संच विद्वेष। हाँ मैं समझ गया, संचय में, ठीक है। दूसरा बताओ, प्रकोप के अंदर क्या मिलेगा कफ में? अन्न द्वेष और अन्न हृदय द्वेष। क्लेश। अन्न द्वेष और हृदय ए- क्लेश। हृदय हृदयोत्क्लेश। उत्क्लेश, ठीक है। और प्रकोप में तीन आ वाली चीज, प्रसर में सॉरी, समझ जाओ ना, तीन चीजें चल रही है ना उसमें, तीन आ वाली चीजें कौन कौन सी? आरोचक, आविपाक, अभिसार। रुचि अच्छी अविपाक बात है। छर्दी। चलो तो ये तो इन लोगों ने जवाब दे दिया। इजी वाले में बाकी से पूछ लेता हूँ, मुझे पता होने चाहिए सबको, अब वो सवाल आता है। तो फर्स्ट बताओगे मुझे, सोनिका। यस सर। सोनिका, उपद्रव की अवस्था कौन सी होती है, कौन सा क्रियाकाल है? उपद्रव की अवस्था सर, लास्ट। लास्ट कौन सी है? भेदावस्था। भेद अवस्था, उसमें उदाहरण दिया हुआ है, वो क्या उदाहरण दिया हुआ है? ये उपद्रव है। हम्म। याद नहीं आ रहा है। और कोई? ज्वर ज्वर और अतिसार। अतिसार। ज्वर के ज्वर साथ ना लंबे अतिसार। समय दीर्घकालीन बने विद्युत रहना, विभ्राम। ठीक है। स्थान संचय अवस्था कौन सी है, और किस अवस्था में दोष दूष्य समूर्छना होती है? दोनों सवाल के जवाब। कान संचय में होती है और चौथी स्थान चौथी संचय उपनयन में। और पूर्व रूप यहीं आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज जो है स्थान संचय अवस्था कहते हैं उसको, दोष दूसरे समूर्छना भी तभी होती है और पूर्व रूप भी तभी आते हैं। पांचवी स्टेज जो है उसमें रूप दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो याद रखना जरूरी बात है, काफी सवाल आते हैं इस पे, है ना। आगे देखोगे, भ्रंगण चिकित्सा भी शमन चिकित्सा ही है, किसका कथन है? आचार्य वाग्भट का। और वाग्भट का एक सवाल वो भी पूछा जाता है कि प्रसूता जो है वो भ्रंगण योग्य है, ऐसा किसने कहा? तो आचार्य वाग्भट ने कहा कि प्रसूता को भ्रंगण कराना चाहिए, और भ्रंगण चिकित्सा शमन चिकित्सा है, वाग्भट ने कहा। काश्यप आम को भी कफ नानात्मक विकार मानता है, आम को, काश्यप। अच्छा, किस दोष को प्राकृत अवस्था में ओज के तुल्य माना जाता है? कफ को। कफ कफ को, को। ठीक है। कफ को। प्रतिशय, ठीक है, प्रतिशय काश में किस धातु की दृष्टि हो रही है? कह रहे हैं रस धातु की दृष्टि हो रही है, प्रतिशय और काश में रस धातु की दृष्टि। प्रतिशय में एक दो पॉइंट आपको कहे होंगे कि एक तो जमीन पर नहीं सोना होता, है ना, वो एक सावधानी होती है प्रतिशय में, काफी बिल्कुल याद रखोगे। दूसरा, दुष्ट प्रतिशय या दुष्ट पीनस, वहां पे प्रतिमर्श रस से काम नहीं करता, बाकी सभी जगह काम करता है। रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है? तो कह रहे हैं रंजक पित्त की। इसका स्थान कहाँ है बोलो? अभी पढ़ा है। हाँ, यकृत और यकृत हृदय में रंजन। ठीक है, ठीक है, तो यकृत प्लीहा में रहता है। पांडु में किस पित्त की दृष्टि होती है? साधक पित्त की। इसका स्थान बोलो? हृदय। हृदय में, हृदय। हृदय। ठीक है, हृदय में स्थान होता है। देवनागरी में का अर्थ जल, खा का अर्थ आकाश और चा का अर्थ पित्त से लिया गया है। तो का मतलब, अगर का कहीं लिखा है देवनागरी में तो मतलब जल की बात है। उदाहरण बताता हूँ, कामला रोग जो होता है, जॉन्डिस, तो वो जल के दूषित होने से होता है, का के दूषित होने से, है ना, कामल। तो हम ये भी देखते हैं यहीं पर कि कौन कौन से जॉन्डिस है जो मतलब ये हेपेटाइटिस है जो जल की दृष्टि की वजह से होते हैं, बोलो? ए और ए। ई। ठीक और है, ई। ई। ए और ई वाले, ठीक, जल दृष्टि की वजह से होते हैं। खा का अर्थ आकाश से लिया जाता है, और चा का अर्थ पित्त से लिया गया है, तो इसको याद रखेंगे आप। अथ रोगाधिकारम धन्वंतरि नाम क्रियाविदो, ये जरूरी बात है। यहाँ क्या है कि चरक के पास एक पेशेंट आया, मान लो उनको लगा कि भाई हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा अधिकार नहीं है, ये आपको धन्वंतरि संप्रदाय वालों के पास जाना चाहिए, सर्जरी वालों के पास, है ना, तो रेफरल सिस्टम है, इसलिए जरूरी होता है। तो किसका श्लोक है ये? आचार्य चरक का श्लोक है कि हमारा रेफरल पहले भी चलता था, है ना, ऐसा नहीं कि सारे मरीज मैं ही देख लूं।
अपना क्षेत्र है उसमें ही देखने हैं। तो अथ रोगाधिकारम धन्वंतरि नाम क्रियाविदो, ये चरक संहिता का श्लोक है। वाद व्याधियों शक्षीण में पूर्व रूप वर्णित नहीं है। अव्यक्त लक्षणम तस्याम पूर्वमिति स्मृतम शक्षीण का श्लोक है, और अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्वमिति स्मृतम ये वाद व्याधि का श्लोक है। आपको याद है कि जो छोटा शब्द है तेषाम, ये वाद व्याधि का है। जो बड़ा शब्द है तस्याम, ये शक्षीण का श्लोक है। ठीक है, इसका मतलब यह है दोनों श्लोक का कि इन व्याधियों के पूर्व रूप नहीं होते। ये मतलब है इन दोनों श्लोकों का। ठीक है ना, शक्षीण का होता है ना वाद व्याधि का। चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु कहा है, यही लिख लोगे ओब्लिक करके, नहीं कहा है ना। ओरिजिनली नहीं कहा, लेकिन आंसर यही लगता है कि कहा है, क्योंकि गलत चला आया है हमेशा से। हेमचूर्ण स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग विषनाशन में बताया चरक ने, लेकिन उससे पहले वमन कराने को कहा है। वमन किस द्रव्य से कराना है? ताम्र। ताम्र के साथ। ताम्र। ठीक है, तो ताम्र से वमन कराने को कहा है, वो भी लिख लो। पहले ताम्र से वमन कराएंगे, फिर हृदय की रक्षा के लिए स्वर्ण या हेम चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। मुक्ता आद्य चूर्ण का रोगाधिकार है, काफी जरूरी है। श्वास, मन तेजी से शट से मुक्त हुआ, कोड ध्यान आ रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ा है। मन तेजी से शट से मुक्त हुआ, ऐसा करके कोड था हमारा। तो मुक्ता आद्य चूर्ण श्वास। मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है और तंत्र का संबंध शिव से है। देखते भी होंगे तांत्रिक जो है ज्यादातर भगवान शिव की पूजा करते हैं। अभी शिवरात्रि थी कल। ठीक है, और ब्रह्मा का संबंध जो है मंत्रों के साथ है। अगला श्लोक देख रहे हो भस्य रत्नावली का, फिर योग रत्नाकर का, और ऐसा ही श्लोक आपने देखा हुआ है एक भाव प्रकाश का। तो भाव प्रकाश भस्य रत्नावली जस्ट अपोजिट बातें कह दी। तो भस्य रत्नावली में ऐसा लिखा गया है कि मल जो है ना, वो क्या है? जीवन। जीवन। और शुक्र जो है वो बल है। इसका जस्ट अपोजिट भाव प्रकाश ने कह दिया, जस्ट अपोजिट। और योग रत्नाकर ने अग्नि मूलम बलम पुंसाम, कि अग्नि जो है वो मूल है बल का, और रेतस जो है वो जीवन है। ये योग रत्नाकर ने कहा। सवाल आ चुका है किस व्याधि के रेफरेंस में कहा, तो कहां पर कहा? राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा के रेफरेंस में। ठीक है, कि अग्नि उनका बल है और रेतस उनका जीवन है। नेक्स्ट देखोगे, गदर अस्थि भस्म का प्रयोग शूद्र में लेप के लिए करते हैं। गधे की हड्डियां उनकी भस्म बना के शूद्र रोग के अंदर, विटिलिगो, वहां पर यूज करते हैं। गजास्थि भस्म, हाथी की हड्डियां उसकी भस्म बना के अर्श में लेप लगाया जाता है। अर्श में लेपनार्थ। आचार्य चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का, माधव ने भाव प्रकाश कर लो इसको। तो चरक ने ध्वजभंग रोग का वर्णन किया, सुश्रुत ने उपदंश का, सुश्रुत उपदंश, और भाव प्रकाश ने फ्रंग रोग का वर्णन किया है। औपसर्गिक मेह का उल्लेख मिलता है, मतलब फैलने वाला रोग, फैलता है जो प्रमेह इस तरह का, कभी नहीं सुना होगा, तो भस्य रत्नावली में आया। ठीक है, यहीं पर हम याद रखते हैं, बताओगे। औपसर्गिक रोगों का उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने किस तरह चरक के दुख में? निदान। निदान सुन तो लो पहले, निदान मेरा पाँच में। मेरा मेरा पूरा सवाल तो सुन लो। आचार्य सुश्रुत ने किस प्रकार के दुखों में किया है? देव बल। देवबल। आधिदैविक, है ना, आधिदैविक में। ठीक है, तीसरा वाला जो डिवीजन देखा था। बाकी जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, कि सुश्रुत ने निदान 5 में कुष्ठ निदान अध्याय, वहां पर 4 उपसर्गिक रोगों का उल्लेख किया। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषण। ठीक है, मुझे तो 2 और सवाल के जवाब दे दोगे। तो बताओगे जरा, भाव प्रकाश और डलहन ने किन किन रोगों को उपसर्गी रोगों में एक्स्ट्रा कंसिडर किया? डलहन। दहलन ने मसूरिका को और उन्होंने शहर और फिरंग में को। ठीक है ना, तो लिख लो डलहन मसूरी का। डलहन ने मसूरी का को उपसर्गिक रोग माना। और दूसरा लिख लोगे भाव प्रकाश, उन्होंने उपदंश को, भाव प्रकाश उपदंश को उपसर्गिक रोगों में रखा। डलहन मसूरी का, भाव प्रकाश उपदंश। बाह्य स्रोतस की मलायन भी संज्ञा है। जो बाह्य स्रोतस है उनको कह रहे हैं मलायन भी कहते हैं। बाह्य स्रोतस आप जानते होंगे, रटे हुए होंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने हैं बाह्य स्रोतस महिलाओं में, स्त्रियों में? बोलो। 11 12 बेटा। 11 ठीक है, 12। 12 होते हैं, और 13 हो जाते हैं जब शारंगधर ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाकी टोटल 9 है। 7 ऊर्ध्व छिद्र, 2 अधो छिद्र, टोटल 9 होते हैं। 3 जुड़ जाते हैं, 2 स्तन्यवय स्रोतस और 1 आर्तवय स्रोतस। ठीक है, याद रखना, आगे देखेंगे। एक मिनट। ठीक, आगे देखोगे। बाह्य स्रोतस की मलायन संज्ञा भी है,
अर्वाचीन मतानुसार कुल पेशियों की संख्या 639, तो आज तक ये गिन नहीं पाए कितनी पेशियां होती हैं, तो इसमें बड़ा डाउटफुल है, तो 639 फिर भी एक एवरेज नंबर याद रखते हैं हम लोग। अष्टांग हृदय ने मर्म 6 प्रकार के बताए, सुश्रुत मर्म 5 तरह के बताते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा था धमनी मर्म का उल्लेख किसने किया, तो अष्टांग हृदय ने किया, बिल्कुल ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी है? 9। तो कोई ऐसा भी होगा जिसको कैरेक्टर याद होगा, क्या कैरेक्टर है इसका धमनी मर्म का? फेन शब्द। शब्द करते हुए, ठीक है, फेन युक्त रक्त का बाहर आना है ना, ये इसका कैरेक्टर है मेन, शब्द करते हुए। आगे चलोगे अग्नियां, तो अग्नि 13 तरह की कही गई है, आचार्य चरक के द्वारा देख पा रहे हो। एक जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि, समझ रहे हो ना, जठराग्नि तो मेन होती है, भूताग्नि पांचों महाभूत वाली, और धात्वाग्नि 7 धातु, 13 अग्नि होती है। सुश्रुत ने कहा ऐसे ही दोषों की अग्नियां 3 है धातुओं की 7, मत देखो आपकी फालतू वाली बात है, 13 अग्नि होती है, इतना याद रखो। स्वर भेद, ये व्याधि भी है लक्षण भी है, तो सिर्फ स्वर भेद ही ऐसा नहीं है, है ना, ज्वर भी ऐसा हो सकता है, शायद हमने बात की होगी कभी, कि देखो क्या होता है, कोई व्याधि अगर स्वतंत्र रूप से हो रही है, मतलब कोई कंडीशन कह लो आप, अगर स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रही है तो उसको कहते हैं हम लोग व्याधि। अगर वो किसी और व्याधि के साथ मिल रही है, ऐसा लग रहा है उसका कैरेक्टर है अभी, तो उसको कहते हैं लक्षण। ठीक है ना, और यही शायद हमारी बात हुई होगी साइन और सिम्टम के बारे में, कि साइन सिम्टम में क्या अंतर होता है, वाइवा बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं टीचर, बोलो सिम्टम क्या है? जो, लक्षण बता ठीक है, जो पेशेंट आके बताते हैं, जो है ना, और साइन क्या है? जो डॉक्टर देखते हैं। हाँ, जो चिकित्सक जो है, चिकित्सक पूछ के मान लो अपने नॉलेज के आधार पे उनको एलिसिट कर उनको निकाले, है ना, तो वो हो जाते हैं हमारे साइंस। ठीक है, आगे देखोगे तो यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, देख लेते हैं। वात रक्त रोग में कह रहे हैं कि दोष क्या होता है, वात और रक्त होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, इस पे एक सवाल वाइवा में जैसे पूछ लेता है या कभी जनरल एग्जाम में आ जाए, कि वात रक्त में तो वात और रक्त दोनों दूषित होता है, एक रोग होता है ऐसी रक्तवात, वो क्या है और उसमें किसकी दृष्टि होती है? हाइपरटेंशन टेंशन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और उसमें सिर्फ वात की दृष्टि होती है, ठीक है ना, तो वो भी याद रखना, सिर्फ वात की। एक और पॉइंट चाहते हैं यार, लिख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं, एक कंडीशन होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है, ये क्या कंडीशन है कि पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है हाइपरटेंशन। आपको पता है सिर्फ हाइपरटेंशन के 4 से 5% केसेस ही होते हैं जिनका पता होता है कि क्यों हो रहा है, बाकी 95-96% ऐसे केस है जिनका पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है, बीपी क्यों बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन कह लो आप एसेंशियल हाइपरटेंशन, कि आपको पता नहीं, कोई डायग्नोसिस नहीं है उसकी क्यों हो रहा है। आगे चलेंगे फिर, तो वातरक में दूसरे लिखे हुए हैं, त्वचा मांस रक्त, देख लेना आप। अधिष्ठान तो वही त्वचा मांस और संधियों में कह रहे हैं, अधिष्ठान है रोग का, वो मेन बात नहीं है, मेन बात ये है पीड़ा कैसी होती है, सवाल इस पे आता है कि आंखों विष के समान पीड़ा किस रोग में होती है, जैसे मूषक चूहे ने काट लिया हो, ठीक है, आंखों विष के समान पीड़ा वातरक। रीजन क्या है देखो, जो आंखों विष होता है ना, वो टाइम टाइम पे प्रकोपित होता रहता है, कि अभी ठीक हो आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन, फिर अचानक से किसी दिन वो उभर के आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है वातरक के साथ, कि जिस दिन नाइट में आपने कुछ ऐसा खा लिया, मान लो कि आज नॉनवेज खाया था, है ना, प्यूरिन वाली डाइट ली, कुछ अल्कोहल ले लिया किसी ने, इस तरह की चीजें की, तो अगले दिन सुबह वो दिखाई दे जाएगा। तो ये टाइम टाइम पे कुपित होता रहता है वातरक। बाकी पोडेग्रा साइन वगैरह हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आंखों विष, आम वात, तो वात आम रस संधि देख लो, वो जरूरी नहीं है। वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, जैसे बिच्छू ने काटा हो, इस तरह की पीड़ा होती है। यहाँ लिखे नहीं है एक दो रोग की पीड़ा, ये लोग जानते हैं, तो बताओ जरा वर्टी दंशवत पीड़ा कहाँ होती है? दर्द दर्द। ठीक है, तो उदर्द रोग में वर्टी दंशवत पीड़ा, जैसे वर्टी होती है ना, वो वेस्प जैसे होती है, काट लेते हैं, उस तरह की पीड़ा। बाकी देखेंगे उरु स्तंभ के अंदर त्रिदोष और आम का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। दूसरे मेनली मेद है, चलो ठीक है, उरु प्रदेश में हो रही है, नाम ही उरु स्तंभ। दो सवाल बहुत जरूरी है उरु स्तंभ के। पहला तो शपण चिकित्सा करते हैं इसमें, घटाने वाली, ठीक है, क्योंकि त्रिदोष है, आम है, कफ है, मेद है, ये सबका इन्वॉल्वमेंट होता है काफी मात्रा में। तो वर्ड आया शपण, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जिसको नहीं पता लिख सकते हो, शपण यानी घटाना, ये वाली चिकित्सा करते हैं। दूसरी जरूरी बात है, इस रोग के अंदर पंचकर्म निषिद्ध है, निषिद्ध। और आपको बताया होगा किस रोग में कहा गया पंचकर्म कुष्ठ। गुणातीत। कुष्ठ में। ठीक है, तो वहां पर शब्द आया पंचकर्म गुणातीत होने पर असाध्य हो जाता है कुष्ठ, पंचकर्म गुणातीत होने पर, यानी जब चिकित्सा ना हो पंचकर्म से, तो फिर ठीक नहीं होने वाली कंडीशन। जल्दी से फिनिश करेंगे इस चार्ट को, फिर ब्रेक लेना है। संधिवात, तो वात की वजह से होता है, संधियों में होता है, कुछ याद ही नहीं करना। क्रोष्टुक शीर्षक व्याधि है, इसका स्थान बहुत पूछता है, तो याद रखना जानु संधि में होने वाली व्याधि है क्रोष्टुक शीर्ष। और दोष क्या है? वात और रक्त, इतना बस याद रखोगे, वात रक्त की वजह से जानु संधि में होने वाली डिजीज। थोड़ा सा ब्रेक, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करना है आज ये वाला पोर्शन जो है स्टार्टिंग वाला।
थैंक यू।